So hi everyone, this is Manas Khanduja. First of all, am I audible? Good evening, my students. क्या मेरी आवाज क्लियरली आ रही है और स्क्रीन विजिबल हो गई है? जरा फटाफट से ये चीजें चेक कर लेते हैं और फिर इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है? ओके। तो स्टूडेंट्स, एसिड बेसिस सॉल्ट्स की तीसरी क्लास लेकर मैं आ चुका हूँ। केमिस्ट्री में एएमयू एंट्रेंस के एग्जाम के रिगार्डिंग हमने जो बैच स्टार्ट करा था, कब से स्टार्ट करा था ये? लगभग 2 हफ्ते होने वाले हैं। और उस बैच में जो डेली यूट्यूब क्लासेस में मानस सर केमिस्ट्री ले रहे थे, दिस इज मानस खंडूजा, और मैं आपकी केमिस्ट्री मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे ले रहा था। आज क्या दिन है? आज है वेडनेसडे और लास्ट मंडे को मैंने बेसिस पढ़ाए थे। क्लास 10th का हम एसिड बेसिस सॉल्ट्स पढ़ रहे थे। एक लेक्चर हमने एसिड का करा, एक लेक्चर हमने बेसिस का कर लिया। आज हम पीएच स्केल और एसिड बेस इंडिकेटर पढ़ेंगे। ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग माय स्टूडेंट्स। बच्चों, अच्छे से प्रिपरेशन चल रही होगी आपकी। आपका 10th का एग्जाम आने वाला है बोर्ड का, तो ये सीरीज बोर्ड वाले बच्चों के लिए भी इंपॉर्टेंट है, प्लस ये सीरीज उन बच्चों के लिए भी इंपॉर्टेंट है, उनके लिए तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो एएमयू 11th का एंट्रेंस एग्जाम देने वाले। ठीक है ना? तो आप लोगों के दो बेनिफिट्स इस लेक्चर को देख के हो जाते हैं। अगर आप बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपका फायदा हो जाएगा, क्योंकि बोर्ड के में तो एसिड बेसिस सॉल्ट्स अच्छा खासा आता ही है। प्लस एएमयू एंट्रेंस के अकॉर्डिंग भी इस बैच को पूरी तरह से रेगुलरली यूट्यूब पे चलाया जा रहा है। ओके। ऑफलाइन ऑनलाइन बैचेस आपको पता है, ऑफलाइन सेंटर का और ऑनलाइन सेंटर का। और ये यूट्यूब बैच में मैं रोज 6-15 ऑल्टरनेटिंग डेज, मंडे, वेनेसडे, फ्राइडे क्लासेस ले रहा हूँ। तो क्लास स्टार्ट करें आज की इंडिकेटर्स के साथ। तो माय स्टूडेंट्स, आर यू रेडी? एसिड बेसिस सॉल्ट्स में आज हम इंडिकेटर पीएच, हाइड्रोजन कंसंट्रेशन और पीओएच, बहुत अच्छे अच्छे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिनसे तुम्हारा एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन पक्का फंसता है, वो हम करेंगे। जैसे फेनोप्थलीन का नाम सुना होगा तुमने पेपरों में, मिथाइल ऑरेंज का नाम सुना होगा। इन सब इंडिकेटर्स को कैसे हम पहचानते हैं और एसिड और बेस के साथ ये किस तरह से काम करते हैं, आज के लेक्चर में हम इसे देखेंगे। ओके। तो इफ आई एम परफेक्टली ऑडिबल, क्लास को स्टार्ट कर दे। अब हम क्लास को स्टार्ट कर दें। देखो, ये 11th एंट्रेंस और बोर्ड के लिए बैच स्टार्ट होता है, जिसमें मैं मानस खंडूचा 6-15 मंडे, वेनेसडे, फ्राइडे केमिस्ट्री ले रहा हूँ। जिसमें पहले हम 10th के चैप्टर कर रहे हैं। 10th के चैप्टर में केमिकल रिएक्शन इक्वेशन मैंने पढ़ा दिया है। एसिड बेसिस सॉल्ट्स का ये तीसरा लेक्चर है, जिसमें आज हम इंडिकेटर्स, पीएच स्केल और क्वेश्चंस करेंगे। इंडिकेटर्स क्या होते हैं? सारे इंडिकेटर्स पढ़ेंगे। पीएच स्केल से आप कैसे बता सकते हो कि ये चीज कितनी एसिडिक है, ये चीज कितनी बेसिक है, और आखिर में हम करेंगे खूब अच्छे अच्छे क्वेश्चंस। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर इंडिकेटर से। ओके। तो स्टूडेंट्स, अगर आप इंडिकेटर वर्ड सुनते हो तो आपके ध्यान में क्या आता है? एक बाइक का इंडिकेटर आपने सुना होगा, जब लेफ्ट राइट जाते हैं तो बाइक में इंडिकेटर होता है। सबने देखा, एक्टिवा में भी इंडिकेटर होता है। जब आपको लेफ्ट मुड़ना होता है तो वो लेफ्ट वाली साइड वाली लाइट जलती है, और कोई इंसान राइट मुड़ रहा होता है तो उसकी राइट वाली लाइट जल रही होती है। तो इंडिकेटर का मतलब होता है वो चीज जो हमें बता दे कि ये क्या होने वाला है। तो इंडिकेटर, एसिड बेस इंडिकेटर क्या होते हैं, वो हमें पहचानने में हेल्प करते हैं कि ये चीज एसिडिक है, ये चीज बेसिक है, या फिर ये न्यूट्रल है। जैसे आपके पास मान लो एक बीकर में एक लिक्विड है, आप पहचानना चाहते हो कि इसका एसिडिक नेचर है, इसका बेसिक नेचर है, या फिर इसका न्यूट्रल नेचर है। तो देखो, एक तरीका तो आपके पास क्या है, आप इसको टेस्ट कर सकते हो। अगर सार है यानी खट्टा टेस्ट है तो क्या होगा बच्चों? अगर कोई चीज खट्टी होती है तो उसका टेस्ट क्या होता है? मतलब वो कौन से नेचर शो करता है? एसिडिक नेचर शो करता है। और अगर वो चीज कड़वी है तो वो बेसिक नेचर शो करता है। पर क्या तुम हर चीज को टेस्ट करोगे? तुम्हें पता है ना, जहरीली भी होती है चीजें। एसिड तुम्हारे, तुम अगर हर एसिड को टेस्ट कर करके चेक करोगे तो क्या तुम्हारे लिए नुकसानदेह नहीं है? तो क्या टेस्ट कर कर चेक करना एक सही तरीका है? हर लिक्विड को टेस्ट करके बता रहे, अरे खट्टा है, नोट करो एसिड है, कड़वा है, नोट करो बेस है, खट्टा कड़वा दोनों नहीं है, नोट करो सॉल्ट है, ऐसे करोगे?
तो हमेशा टेस्ट से हम नहीं बता सकते क्योंकि कुछ एसिड इतने डेंजरस होते हैं कि तुमने जीभ पे रखना है और तुम्हारी जीभ ही गल जाएगी। ठीक है ना? बचेगी भी नहीं, वो उतना हिस्सा गिर ही जाएगा कट के। ओके, तो इस तरह सी चीज़ों से बचने के लिए हमने इंडिकेटर्स को इन्वेंट करा। तो इंडिकेटर बहुत सिंपल से हम पढ़ेंगे। एक इंडिकेटर जो सबको आना चाहिए लिथमस, आपने इसके बारे में थोड़ा-सा पिछले लेक्चर में मुझसे सुना होगा। एक होता है बच्चों मिथाइल ऑरेंज, फिर फेनोल्फथलीन। ये 3 हमारे मोस्ट कॉमन एसिड बेस इंडिकेटर है। यहाँ तक मेरे ख्याल से किसी को कोई डाउट नहीं होगा कि इंडिकेटर क्या होते हैं। ये बताते हैं कि जो लिक्विड आपके पास है वो एसिड है, बेस है या फिर वो न्यूट्रल है। ठीक है? तो सबसे पहला इंडिकेटर लिथमस इंडिकेटर, और इसके बारे में आप ये बात याद रखना कि ये एक नेचुरल इंडिकेटर होता है। लिथमस का नाम सब बच्चों आपने सुना है? लिथमस क्या होता है? एक नेचुरल इंडिकेटर होता है। ये क्वेश्चन आपका आ सकता है कि लिथमस किस प्लांट से मिलता है? तो लिचेन नाम का प्लांट होता है जिससे लिथमस नाम की डाई बनाते हैं। डाई पता है सबको? डाई मिलती है। और लिथमस पेपर क्या चीज होती है? लिथमस पेपर क्या मिलता है? वो जो डाई मिल के आई उसे एक पेपर पर ड्रॉप बाय ड्रॉप डाला जाता है। ओके, तो ब्लू और रेड लिथमस पेपर इस लिथमस को उस डाई पर डाल के होता है, और आपका ब्लू लिथमस रेड बन जाता है किसमें? एसिडिक सॉल्यूशन में, ये हमने एसिड में डिस्कस करा था। और रेड लिथमस ब्लू बन जाता है बेसिक सॉल्यूशन में। तो मैं एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूं बच्चों, अगर HCl HCl एक्वस में मैं रेड लिथमस डालूंगा तो बताओ क्या होगा? अगर मैं HCl एक्वस यानी पानी मिला हुआ HCl में रेड लिथमस डालूंगा तो क्या चीज होगी? जल्दी से मुझे कमेंट्स में बताएं कि क्या होगा। तो बच्चों अगर आप HCl एक एसिड होता है, अगर उसमें मैं रेड लिथमस डालता हूं तो कुछ भी नहीं होगा क्योंकि लिथमस ब्लू को रेड करता है, HCl पर रेड को ब्लू थोड़ी करेगा। तो यहाँ पे क्या होगा? नो चेंज, कोई भी चेंज नहीं होगा क्योंकि HCl एक एसिड है। एसिड क्या करते हैं? ब्लू लिथमस को रेड करते हैं, पर अगर आपके पास पहले से रेड लिथमस है तो उसे थोड़ी कुछ कर पाएंगे वो। तो HCl डाला तो कुछ नहीं होगा। अच्छा बताओ मुझे, NaOH, NaOH अगर मैं रेड लिथमस पे डालूंगा तो क्या होगा? अगर मैंने NaOH जो कि सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है उसे रेड लिथमस में डाला तो क्या होगा? ओके, तो देखो रेड लिथमस में अगर आप NaOH डालते हो जो कि एक बेस होता है, ये जब हम लिथमस में डालेंगे तो ये आपका ब्लू हो जाएगा। रेड लिथमस विल टर्न ब्लू। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि ये एक बेस होता है। ठीक है? तो लिथमस तो सबको याद है। लिथमस वाले इंडिकेटर में मुझे नहीं लगता किसी को डाउट होगा। एसिड बेस जब मैंने पढ़ाए थे तो उसमें लिथमस बहुत अच्छे से आपको सिखाया था। अब जो दूसरा होता है फेनोल्फथलीन, जो आपके 12th में बहुत इंपॉर्टेंट है, और 10th में बस आपको इसका यूज पता होना चाहिए कि कौन सा कलर चेंज आता है। 12th और 11th में इससे क्वेश्चन आता है। अगर आपको जेई मेंस एग्जाम के बारे में पता है तो अभी जेई मेंस की शिफ्ट चल रही थी, तो जनवरी वाली शिफ्ट में फेनोल्फथलीन का क्वेश्चन आया है। तो ये आपका जब आप इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम दोगे, अभी तो 11th का दे रहे हो, और जब इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम भी देते हो ना तो भी फिनोल्फथलीन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो अभी इसका केवल आप ये समझ लो कि कलर चेंज क्या होता है, आगे जाके आपको ये बहुत हेल्प करेगा। नाम ये नोट कर लेना, फेनोल्फथलीन इक्विलिब्रियम 11th में पढ़ोगे और 12th में इसकी रिएक्शन पढ़ते हैं फिनॉल्स में। तो 11 12th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी के लिए इसके बारे में आप इतना समझो। क्या समझो? देखो, फेनोल्फथलीन एक कलरलेस कंपाउंड होता है। फेनोल्फथलीन का कोई रंग नहीं होता, वो कलरलेस होता है। पर जब हम फेनोल्फथलीन में बेस डालते हैं, क्या करते हैं? जैसे मान लो ये फेनोल्फथलीन है, इसका बहुत बड़ा स्ट्रक्चर होता है। अभी आप उसे नहीं समझ पाओगे, ठीक है ना? फेनोल्फथलीन में अगर मैं मान लो कोई बेस डालता हूँ, एग्जाम्पल के लिए मैंने इसमें डाला
लिथियम हाइड्रोक्साइड, ये एक बेस होता है, सबको पता है। तो फेनोल्फथलीन जब किसी बेस में डाला जाता है तो क्या होगा, ये आपका बन जाता है पिंक। और अगर मैं यहाँ पे HCl डालूं तो कुछ भी नहीं होता, तो ये कलरलेस ही रहता है। ठीक है, फेनोल्फथलीन कलरलेस होता है, पर अगर इसमें मैं कोई बेस डालता हूं तो वो पिंक बन जाता है, और अगर मैं कोई एसिड डालता हूं तो वो कलरलेस ही रहता है। बताओ बच्चों, फेनोल्फथलीन और लिथमस में कोई डाउट है? दो इंडिकेटर हमने देखे, एक फेनोल्फथलीन और एक आपका देखा हमने लिथमस। दोनों क्लियर है? फेनोल्फथलीन कलरलेस होता है, इसका कोई रंग नहीं होता, पर इसमें अगर मैं कोई बेस डालता हूं तो ये पिंक कलर का बन जाता है, कहीं कहीं पर रेड लिखा होता है। पर अगर इसमें आप एसिड डालते हो तो इसे फर्क नहीं पड़ता, कलरलेस का कलरलेस ही रहता है। क्लियर हो गया? क्लियर है? एक एग्जाम्पल हम और देख लेते हैं इसमें। यहाँ पर तो देखो, मुझे बताना इस क्वेश्चन को। ये मेरे पास H2SO4 है बच्चों। H2SO4 को मैंने ब्लू लिथमस में डाला। H2SO4 को मैंने ब्लू लिटमस में डाला, जल्दी से इसका कलर बताओ। फिर H2SO4 को मैंने फेनोल्फथलीन में डाला। इसमें डाला, फेनोल्फथलीन में डाला। इसका कलर बताना है आपने, क्या होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन बना रहा हूं मैं आपके लिए, और नहीं समझ में आए तो पूछ लेना। पहले आप बताओगे H2SO4 में ब्लू लिथमस डाला तो क्या कलर होगा, जल्दी से पहले इसका आंसर बताएं। साइंस का PDF कहाँ से डाउनलोड करें? यहाँ पर बच्चों ऐप है, ये सेट टाइम बाउंड गोल ऐप है। इसे आप ऐप डाउनलोड करो और यहाँ पर जाकर सारे बैचेस का कोर्स मटेरियल आपको फ्री में डाउनलोड हो सकता है। ठीक है, इस ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना। अच्छा, तो ये वाले क्वेश्चन का आंसर बताओ बच्चों, बहुत अच्छा क्वेश्चन लिखा। पहले जल्दी से मुझे बताओ, H2SO4 में ब्लू लिथमस डाला तो क्या होगा? ये स्पैम काहे कर रहे हो? मैंने रिप्लाई कर तो दिया तुम्हें। ओके, तो बच्चों देखो, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। जब आप H2SO4 जो कि एक एसिड होता है, इसमें ब्लू लिथमस डालेंगे तो ब्लू लिथमस रेड हो जाएगा। ठीक है, ब्लू लिथमस रेड हो जाएगा। अगर आपने इसमें फिनोल्फथलीन डाला तो ये कलरलेस रहेगा। क्या रहेगा? कलरलेस रहेगा। यहां तक का क्वेश्चन क्लियर है? अब मेरा क्वेश्चन आगे समझो। अगर मैंने इसमें NaOH डाला, एक्स सब्सटेंस बना। बहुत अच्छे से समझना, ये वाला पार्ट क्लियर हो गया कि ब्लू लिथमस डाला तो वो रेड हो जाएगा, फिनोल्फथलीन डाला तो वो कलरलेस रहेगा। अगर यहां तक डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। यहां तक अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिख देना। इसके बाद थोड़ा सा मैं एक अच्छा क्वेश्चन करा रहा हूं, अगर उसको ना समझ पाओ तो वो भी आप कमेंट्स में लिख सकते हो। H2SO4 में मैंने NaOH डाला, एक कंपाउंड बना X, एक कंपाउंड बना X। बताओ बच्चों, क्या ये एसिड है या वो बेस है? तुम्हारे लिए थोड़ा सा मैंने मिक्स पुरानी क्लास का रिकैप वाला सवाल है। H2SO4 में NaOH डाला, एक सब्सटेंस X बना और वाटर बना। आपको बताना है X जो बना है वो बेस है या एसिड है, या दोनों में से कुछ भी नहीं है। जल्दी से कमेंट्स में बताएं, X क्या बनेगा। ओके, तो अगर आपको याद हो, एक एसिड एक बेस के साथ रिएक्ट कर कर क्या बनाता है बच्चों? क्या बनाता है? एक सॉल्ट बनाता है। तो एक्स क्या होगा? सोडियम सल्फेट। बताओ, ये पूरा क्वेश्चन क्लियर हो गया? क्या किसी को इस क्वेश्चन के तीन पार्ट थे, एक, दो और तीन,
किसी भी पार्ट में अगर आपको डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, वरना हम नेक्स्ट मिथाइल ऑरेंज की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, 2 इंडिकेटर हम पढ़ चुके हैं, फेनोल्फथालीन के बारे में पढ़ा और हमने लिटमस के बारे में पढ़ा। ये हमने एक क्वेश्चन करा, ठीक है? एक थोड़ा-सा लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन है बच्चों, जिसमें 3 सवाल थे। तीनों में से अगर आपको किसी में भी डाउट हो, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अच्छा बच्चों, मिथाइल ऑरेंज क्या होता है? जैसे इसका नाम है, मिथाइल ऑरेंज को आप इस तरह से याद रखोगे कि ये एसिड सॉल्यूशन में रेड हो जाता है। जैसे तुम्हारा लिथमस एसिड में रेड होता है, इसी तरह से मिथाइल ऑरेंज लिथ रेड हो जाता है एसिड सॉल्यूशन में और येलो हो जाता है बेसिक सॉल्यूशन। एग्जाम्पल मैं देता हूं ताकि आपको और क्लियर हो जाए। अगर मैंने NaOH में मिथाइल ऑरेंज डाला, इसमें NaOH में मैंने 2 ड्रॉप मिथाइल ऑरेंज की डाली, तो बच्चों क्या हो जाएगा? ये आपका येलो कलर देगा, क्योंकि NaOH क्या होता है? एक बेस होता है। इसी तरह से अगर मैं HNO3 में मिथाइल ऑरेंज डालूंगा, तो ये किस कलर का बन जाएगा? ये रेड कलर का हो जाएगा, क्योंकि HNO3 होता है एक एसिड। बताओ कोई डाउट? किसी भी पॉइंट पर अगर आपको डाउट लगे, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। बिल्कुल सही आंसर लिखा है एक बच्चे ने, सोडियम सल्फेट। थोड़ा सा डिले होता है यूट्यूब में, आपको पता है, पर आप लोगों के कमेंट्स में पढ़ते हुए चल रहा हूं। यहां तक मुझे नहीं लगता किसी को डाउट होगा। डाउट लगे कमेंट सेक्शन में आप लिख दो। तो बच्चों, एक छोटा सा रिकैप, आपको ये टेबल याद रखनी है। ब्लू लिथमस जब हम एसिड में डालते हैं तो हमें रेड कलर कर देता है। बेसिक में डालते हैं कोई चेंज नहीं होता। न्यूट्रल में डालते हैं, स्पेलिंग न्यूट्रल की क्या है? गलत है, यहाँ पे न्यूट्रल होता है ये। ठीक है, नेट्रल नहीं, न्यूट्रल होता है। तो न्यूट्रल सोल्यूशन में नो चेंज। रेड लिथमस सोल्यूशन आपको पता है एसिड में नहीं चेंज करेगा, बेस में ये ब्लू हो जाता है, न्यूट्रल में कोई चेंज नहीं। मिथाइल ऑरेंज आपको अभी अभी मैंने बताया, एक एसिड में रेड कलर ले लेता है, बेसिक में ये येलो हो जाता है और न्यूट्रल में ये ऑरेंज था ऑरेंज ही रहता है। मिथाइल ऑरेंज वैसे ऑरेंज कलर का होता है, पर जब किसी एसिड में मिलाया जाता है तो वो रेड बन जाता है, बेस में येलो बन जाता है। फिनोल्फथालीन कलरलेस होता है एसिड में और बेसिक में रेड या पिंक। पिंक याद रखना, पिंक ज्यादा होता है। बताओ कोई डाउट यहां तक? थोड़ा सा बच्चों, इनसे सवाल बहुत आते हैं। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंडिकेटर का। तुम्हें डाउट लगे तो पूछ लेना, इससे तुम्हारे PYQ बहुत आते हैं। पिछले साल के क्वेश्चंस में तुम देखना, ये इंडिकेटर के सवाल मल्टीपल चॉइस में बहुत मिल जाएंगे, कि बनाना आसान होता है ना इससे। कोई ज्यादा थ्योरी नहीं है, तुमसे कलर पूछ लेंगे, तुम्हें बेस दे देंगे, बोल देंगे इसमें क्या चेंज आ रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, तो इस टेबल को आपने याद करना है। ठीक है, बताओ अगले क्वेश्चन पे चले। थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं आप लोगों की। ओके, तो यहां से जल्दी से मुझे कुछ क्वेश्चंस के आंसर आप बताएं। HNO3 मैंने डाला मिथाइल ऑरेंज में, बताओ कौन सा कलर आएगा? जल्दी से कमेंट सेक्शन में आपने बताना है। HNO3 अगर मिथाइल ऑरेंज में डाला तो कौन सा कलर आएगा? सर केमिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी इनफ है? हाँ बच्चा, एनसीईआरटी से ऐसा होता है ना, देखो अगर आप 10th क्लास की एनसीईआरटी देखते हो तो उसमें बहुत छोटा छोटा चीजों को लिखा हुआ है। आपको परेशानी होती होगी क्योंकि उन्होंने एक्टिविटी लिखी है और उस एक्टिविटी में डेफिनेशन बहुत छुपी छुपी सी और जरा जरा सी लिखी होती है। ऐसे में तुम्हारा इंपॉर्टेंट पॉइंट छूट जाता है। तो एनसीईआरटी के साथ आपको नोट्स प्रेफर करने चाहिए। आप यहाँ पढ़ रहे हो, हमारे नोट से पढ़ो, आप जहां से भी पढ़ो वहां के नोट्स प्रेफर आपको करने चाहिए, क्योंकि एनसीईआरटी एक एक्टिविटी होती है, उन्होंने 10th में थोड़ा अच्छे से नहीं दे रखा। 11 12 की एनसीईआरटी तो बहुत अच्छी है, पर 10th में आप देखोगे एक बहुत बड़ी एक्टिविटी लिखी होती है, उसके नीचे छुपी हुई होती है डेफिनेशन, बहुत जरा जरा सा लिखा होता है। तो एनसीईआरटी इनफ इसलिए नहीं रहती क्योंकि एक बच्चे को 10th क्लास में उसे समझना आसान नहीं होता और उसका बहुत सा पार्ट छूट जाता है। लिखा होता है एनसीईआरटी में, पर उसे नहीं मिल पाता कि ये कहाँ पर है। तो जस्ट एनसीईआरटी इज नॉट इनफ फॉर योर एग्जामिनेशन। आपको नोट्स हर टॉपिक के और प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस, पहले के जो क्वेश्चंस हैं उन्हें देखकर
और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एनसीईआरटी के पीछे होते हैं उनके सॉल्यूशंस, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर जो है, तो वो क्वेश्चन की प्रैक्टिस अगर आप करते हो तो आपका क्लियर होता है। पर जस्ट एनसीईआरटी इनफ नहीं होती। तो बच्चों यहाँ पर रेड कलर होगा, वेरी गुड। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, सोडियम सल्फेट मैंने फिनोप्थलीन में डाला, सोडियम सल्फेट मैंने फिनोप्थलीन में डाला, बताओ क्या होगा? सोडियम सल्फेट मैंने फिनोप्थलीन में डाला, बताओ क्या होगा? कलरलेस रहेगा, बिल्कुल सही आंसर, कलरलेस रहेगा। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। क्योंकि ये क्या है? ये एक सॉल्ट है। ये बताओ, H3PO4 डाला मैंने, H3PO4 डाला मैंने ब्लू लिथमस में, क्या होगा जल्दी से बताओ? और वीडियो को लाइक करते रहना बच्चों, देखो तभी मेरी क्लास होगी, तुम्हें फौरन बता देगा यूट्यूब। और सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है? वीडियो को लाइक तो भाई जरूर कर देना अगर चीजें समझ में आ रही हैं तो। H3PO4 क्या होता है? H3PO4 एक एसिड होता है, ब्लू लिथमस में वो रेड कलर देगा। एक आखिरी क्वेश्चन, ये मुझे बता दो, ये क्या करेगा अगर मैं इसमें फिनोप्थलीन डालता हूं? ये क्या करेगा? तो बच्चों ये भी आपको देखो ऐसा दिख रहा होगा, ये देखो आपको लग रहा है ये क्या है? एक बेस जैसा दिख रहा है, पर ये बेस नहीं है, ये एक बेस नहीं है। तो प्लीज इससे कंफ्यूज मत हो जाना, ये आपका बेस नहीं होता, ये एक वीक एसिड होता है, इसलिए फिनोप्थलीन में ये कलरलेस रहेगा। ये एक एसिड होता है, ठीक है? इसको बस मैंने लिख ऐसे दिया है ताकि आप कंफ्यूज हो जाओ, पर इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, H3BO3। अब तो एसिड जैसा दिख रहा है, पर अगर ऐसे लिखूं तो आपको लग रहा होगा बेस है, पर ये बेस नहीं, ये क्या है? ये एक एसिड है। तो आखिरी वाला क्वेश्चन क्लियर हो गया? घूम गए ना तुम, सबने पिंक लिख दिया, तुम्हें लगा ये बेस है, ये बेस नहीं होता। बेस में मेटल होना चाहिए बच्चों, इसमें कोई मेटल है? आप एक बात सोचो, जितने भी हमने बेस वाले हाइड्रोक्साइड पढ़े उसमें तो मेटल था ना, तो बोरॉन तो मेटल होता ही नहीं है, तो ये बेस नहीं है, एसिड है, ठीक है? इस क्वेश्चन को ध्यान रखना, काफी अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा बच्चों, हाउस होल्ड इंडिकेटर, यानी कि अगर आप घर पे टेस्ट करना चाहते हो कि ये सब चीजें एसिड है या बेसिक है, तो टर्मरिक सबको पता है, हल्दी होती है, हल्दी पीले कलर की होती है, एसिड में हल्दी येलो रहती है। पर अगर आपने इसे पेस्ट में डाल दिया, यानी अगर आप हल्दी पे पेस्ट डाल देते हो, तो वो रेड कलर या ब्राउन कलर की हो जाएगी। याद रखना, ये हाउस होल्ड इंडिकेटर है, घर पे जो चीजें मिल जाए उन्हें हाउस होल्ड कहा जाता है। तो हल्दी जो होती है वो किसी बेस में ब्राउन या रेड कलर की हो जाती है। इसी तरह से रेड कैबेज का जूस पर्पल कलर का होता है, पर एसिड में रेड हो जाता है और ग्रीन हो जाता है बेस में। तो इन दोनों को भी आप स्पेशली याद रखना, टर्मरिक और रेड कैबेज जूस दोनों आपके अवेलेबल हैं घर में। आगे बढ़े। अच्छा, तो फटाफट से एग्जांपल देख लेते हैं बच्चों। एंटासिड मैंने कल क्वेश्चन कराया था पिछली क्लास में। एंटासिड एक बेस होता है जो यूज करी जाती है आपको जब एसिडिटी हो जाती है उसको रिमूव करने में। जो घर में तुम्हारे टूथपेस्ट होता है वो भी एक बेस होता है। सोप सोल्यूशन, साबुन वाला सोल्यूशन भी क्या होता है? बेस। वॉशिंग सोडा बेस होता है। विटामिन सी की टैबलेट एसिड, लेमन जूस एसिड, ऑरेंज जूस एसिड, टोमेटो एसिड, विनेगर एसिड, यहाँ तक कि आपकी जो दही होती है वो भी क्या होती है? एसिड होती है, ठीक है?
क्लियर यहाँ पे चीजें? अब बच्चों ऑल फैक्ट्री का मतलब पता है किसी को क्या होता है? ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। तो देखो ऑल फैक्ट्री का मतलब जब भी ये वर्ड आता है ना, इसका मतलब है स्मेल से मतलब है। अब बच्चों जैसे देखो, आपको पता है हर कोई, आपके कुछ स्टूडेंट्स होते हैं, जैसे हमें एसिड बेसिस का टेस्ट करना है, मान लो कोई विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट है, ये क्वेश्चन आ भी रखा है, एनसीईआरटी में भी दे रखा है, कोई इंसान देख नहीं सकता, तो वो एसिड बेस को कैसे पहचाने? इफ अ पर्सन कैन नॉट सी, विजुअली इम्पेयर्ड का मतलब होता है जो देख नहीं पाते, तो उन लोगों को हम कैसे एसिड बेस की पहचान करा सकते हैं? तो ऐसे में ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स होते हैं, ठीक है ना? ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स जैसे कि वेनिला एक्सट्रैक्ट होता है, तो वेनिला की स्मेल बेस के साथ गायब हो जाती है, पर एसिड के साथ गायब नहीं होती। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, वेनिला एक्सट्रैक्ट का एग्जाम्पल याद रखना। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स जैसे कि ओनियन जूस, वेनिला एसेंस, क्लव ऑयल, ये सब की स्मेल चेंज हो जाती है, तो इससे वो लोग भी एसिड बेस पहचान सकते हैं जो देख नहीं सकते। तो ये क्वेश्चन आया है, ऐसे लोग जो विजुअली इम्पेयर्ड होते हैं, उन लोगों को कैसे एसिड बेस की पहचान कराई जाए? तो उनके लिए ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर जैसे कि वेनिला एक्सट्रैक्ट को यूज किया जाता है। क्लियर? ओके। इसके बाद बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट पीएच स्केल, ठीक है ना? इससे तो क्वेश्चन तुम्हारा आता ही है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं इससे, तो इस टॉपिक को जरा ध्यान से देखना। ये 11th में फिर से पढ़ना पड़ेगा तुम्हें, 10th में तुम्हें बेसिक पढ़ाया जाता है, 11th में इसके खूब सारे फॉर्मूले आते हैं, ठीक है? तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो एक बार जल्दी से जो कमेंट्स में हो, लाइव इस समय प्रेजेंट हो, एक बार बता दे कि सर हाँ, यहाँ पे हम इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने के लिए। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, द पीएच स्केल। तो बच्चों देखो, अभी तक आपने इंडिकेटर पढ़े, वो ये बता सकते हैं कि चीज एसिड है या चीज बेस है, पर वो ये नहीं बता सकते कितना एसिडिक है कितना बेस है। इसी जैसे एग्जाम्पल के लिए, मैं कह दूं ये बच्चा अच्छा है, मैं कह दूं ये बच्चा बुरा है, इससे अच्छे बुरे की पहचान हो सकती है, या फिर मैं कह दूं ये पढ़ाई में अच्छा है, ये पढ़ाई में बुरा है। इसको हम कंपेयर करने के लिए क्या चीज देखते हैं बच्चों? आप अपनी लाइफ में सोचो, एक बच्चा पढ़ाई में अच्छा है, एक पढ़ाई में बुरा है, तो दोनों को कंपेयर करने के लिए तुम किस चीज को देखते हो उनके? किस चीज को देखा जाता है उनकी? सोचो सोचो। परसेंटेज या मार्क्स की बात होती है, तो देखो इंडिकेटर तो ये बताता है वो है या नहीं है, एसिड है या बेस है, पर पीएच स्केल से पता लगता है वो कितना एसिडिक है और वो कितना बेसिक है। तो मतलब समझ में आया? ये स्केल बताता है कोई चीज कितनी एसिडिक है या कोई चीज कितनी बेसिक। और इसमें पीएच का फॉर्मूला होता है बच्चों, पीएच बराबर माइनस लॉग एच प्लस, ठीक है? तो अगर किसी के अंदर H प्लस ज्यादा है, तो उसकी पीएच कम होगी। कितने बच्चों को लॉग आता है? 10th में आईसीएसई के स्टूडेंट्स को तो लॉगरिथमिक पढ़ा दिया जाता है, पर सीबीएसई वालों को नहीं पढ़ाया जाता। तो कितने बच्चों ने लॉग आज तक नहीं देखा मैथ में? जरा कमेंट्स में बताएं, जिन्होंने लॉग को कभी नहीं देखा। लॉगरिथमिक, लॉग 10, ये सब का नाम भी नहीं सुना है अभी तक, ऐसे बच्चे कमेंट्स में जरूर लिखें, ठीक है ना? तो जो आईसीएसई वाले स्कूल होंगे उनमें तो पढ़ाया जाता है लॉ, पर सीबीएसई में नहीं पढ़ाया जाता। तो बच्चों देखो, जरा सा लॉग का प्रॉपर्टी आपको आना चाहिए। इसका एक क्वेश्चन की तरफ से मैं हेल्प करके दिखाता हूं आपकी। बहुत आसान सा क्वेश्चन हम देखते हैं। देखो, जैसे मान लो क्वेश्चन में दे रखा है, फाइंड द पीएच, फाइंड द पीएच ऑफ HNO3 if the concentration, if the concentration of H plus is 10 to the power minus 3 m। तो बच्चों आपसे सवाल बहुत आसान पूछा है। देखो पीएच का मतलब होता है कि वो कितना एसिडिक है कितना बेसिक है।
और ये पीएच के फॉर्मूले होते हैं। अगर कोई चीज की पीएच ज्यादा है मतलब उसमें H प्लस कम होंगे, ठीक है ना? पीएच ज्यादा मतलब H प्लस कम, और पीएच की वैल्यू कम है तो आपके H प्लस की कंसेंट्रेशन ज्यादा। तो जैसे इस क्वेश्चन को करने के लिए अगर आपको पीएच निकालनी है तो उसका फॉर्मूला होता है लॉग कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस। अब बच्चों कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस 10⁻³ दे रखी है। तो जितने बच्चों ने लॉग देखा है उन्हें पता होगा जो पावर वाली चीज होती है वो लॉग में पीछे चली जाती है, पता है? तो ये log 10 आ गया, और log 10 की वैल्यू हम 1 लिख देते हैं, तो ये pH 3 आ गई। बताओ किसी को इस बात में डाउट है कि इस एसिड की pH 3 होगी? किसको ये मैथ समझ में नहीं आई? ठीक है, बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, देखा है ना? क्वेश्चन क्लियर हुआ? तो अगर आपको H प्लस दे रखा है तो आप पीएच निकाल सकते हो। अच्छा, इसी में दूसरा सवाल कैसे करें? इसी का अगर आपको दूसरे पार्ट में दूं, ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से क्लियर हो गया। अरे ये क्या खुल गया? एक मिनट, एक सेकंड ना। ओके, तो एक सेकंड में आपको अगर इसी का एक दूसरा पार्ट दिया जाए। बच्चों देखो, ये वाला पार्ट सबको क्लियर हो गया, आपसे पीएच पूछी। अगर आपसे पीओएच भी पूछी जाती, देखो पीएच 3 आ गई, ठीक है? और अगर आपसे कोई पीओएच भी पूछे तो याद रखना पीएच प्लस पीओएच 14 होता है। तो अगर पीएच 3 है तो पीओएच कितनी हो जाएगी, कोई बताएगा? अगर पीएच 3 है तो पीओएच आपकी 11 आ जाएगी। तो क्या ये दोनों पार्ट क्लियर है? क्या दोनों पार्ट क्लियर है बच्चों? बहुत आसान है, पर अच्छा क्वेश्चन आपका एएमयू एंट्रेंस में बन सकता है, क्योंकि देखो केवल वो 10th का पूछे ऐसा जरूरी नहीं है। 10th से थोड़ा सा कंसेप्ट यूज कर कर एक लेवल आगे का पूछेंगे, ठीक है ना? तो आपको इतना आना चाहिए कि पीएच प्लस पीओएच 14 होता है। एक छोटा सा रूल आप याद रखोगे, क्या याद रखोगे? कि पीएच प्लस पीओएच क्या होता है? 14 होता है, ठीक है? क्लियर? तो मैंने आपको बताया था अगर आपकी H प्लस की कंसंट्रेशन डिक्रीज करेगी बच्चों तो आपकी पीएच बढ़ रही है, और अगर OH माइनस की कंसंट्रेशन डिक्रीज करती है तो पीएच घट रही है। इसको और अच्छे समझने के लिए, जैसे आपका जो गैस्ट्रिक जूस है वो काफी एसिडिक होता है, उसकी पीएच काफी कम होती है। लेमन जूस कम एसिडिक होता है तो पीएच बढ़ती जा रही है। प्योर वाटर बहुत कम एसिडिक होता है, उसकी लगभग पीएच 7 होती है। फिर आप डिटर्जेंट की बात करो, वो बेसिक होते हैं तो उनकी पीएच 7 से ज्यादा होती है। तो जो ज्यादा एसिडिक होगा उसकी पीएच कम होती है, जो कम एसिडिक होगा उसकी पीएच ज्यादा होती है। बताओ यहाँ पे कोई डाउट? इस ग्राफ में जरा सा भी डाउट है आपको? ये चीजें क्लियर है कि देखो आपको पता है प्योर ब्लड, प्योर वाटर और ब्लड लगभग न्यूट्रल होते हैं। हमारा ब्लड ना ज्यादा एसिडिक होता है ना ज्यादा बेसिक होता है, तो उसकी पीएच लगभग 7 के पास है। मिल्क भी ना, मिल्क भी आपका बेस, थोड़ा सॉल्ट के पास उसकी पीएच होती है। आपकी जो HCl है, गैस्ट्रिक जूस कौन होता है? HCl होता है, वो काफी एसिडिक है तो उसकी पीएच 0 के पास, यानी बहुत एसिडिक, ठीक है? अगर 7 के पास किसी की पीएच है तो वो बहुत कम एसिडिक है। यहां तक किसी को कोई डाउट तो नहीं? तो ऐसे सॉल्यूशन जिनकी पीएच 7 से कम होती है वो एसिड होते हैं, जिनकी पीएच 7 के बराबर होती है वो न्यूट्रल, 7 से ज्यादा वाले बेसिक, जितनी ज्यादा पीएच उतना ज्यादा बेसिक। क्लियर हो गया रूल? इसे मैथ में लिखे तो पीएच अगर 7 से ज्यादा तो बेसिक, पीएच अगर 7 से कम तो एसिडिक, पीएच अगर 7 के बराबर तो न्यूट्रल।
क्लियर? ठीक है, तो क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपका टेस्ट हो जाए। एक बार फटाफट देख लो। सल्फ्यूरिक एसिड की पीएच लगभग 0 के बराबर होती है। स्टमक एसिड की 1 के बराबर। लेमन जूस केवल याद नहीं करना, तो बस एक आइडिया लगाने के लिए दे रहा हूं कि जितनी कम पीएच उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है ना? सल्फ्यूरिक एसिड जो बैटरी में होता है उसकी पीएच लगभग 0 के आसपास है, मतलब वो बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है। पर कॉफी जो होती है उसकी पीएच 5 के पास है, तो यानी कि वो एक वीक एसिड होता है। कॉफी क्या है? एक वीक एसिड है। इसी तरह से अगर मैं NaOH की बात करूं तो उसकी पीएच 14 के पास है, यानी वो बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है। बताओ, इस चार्ट में किसी को डाउट है? अच्छे से देख लो। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दो, मैं 1 मिनट का पॉज ले लेता हूं। आपको पीएच स्केल के रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। ओके, तो फटाफट से कुछ क्वेश्चंस करेंगे बच्चों, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। ओके, तो मुझे जरा एक स्लाइड लेने दो, फिर मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ। बच्चों, क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन नंबर मैं बदल नहीं रहा, मुझे याद नहीं, पर आप लोगों के लिए क्वेश्चन ये है कि NaOH, HCl और H2O, arrange them in increasing order of pH। ठीक है ना? इंक्रीजिंग को क्या कहते हैं? असेंडिंग ऑर्डर। पढ़ा है ना मैथ में, असेंडिंग ऑर्डर। तो जल्दी से इन तीनों को असेंडिंग ऑर्डर ऑफ पीएच में अरेंज करके मुझे बताओ कि सबसे पहले छोटे वाली पीएच जिसकी सबसे कम हो, फिर जिसकी थोड़ी सी ज्यादा, और एंड में सबसे ज्यादा। इन तीनों को जरा अरेंज करो। अच्छा, एक और दे देता हूँ। हाँ, क्या दे दिया जाए? पेस्ट। ठीक है, पेस्ट और दे दिया मैंने। टूथपेस्ट। टूथपेस्ट। जल्दी से बताओ कि क्या ऑर्डर रहेगा इन चारों का। दिख नहीं रहा क्या? ओके, तो आंसर आ गया है। सबसे कम पीएच होगी बच्चों HCl की, फिर H2O, फिर आपका टूथपेस्ट, क्योंकि टूथपेस्ट आपका बेसिक होता है पर NaOH से कम बेसिक होता है। तो ये इसका आंसर है, मेरे ख्याल से सबको क्लियर होगा। ठीक है, क्लियर? आगे बढ़े, कोई डाउट तो नहीं इसमें? अच्छा, तो पीएच की कुछ इंपॉर्टेंस होती है बच्चों डेली लाइफ में। सबसे पहली इंपॉर्टेंस होती है आपके डाइजेशन में। तो आपको मैं कल परसों भी क्वेश्चन करा चुका हूं कि हमारी बॉडी में HCl का रोल होता है। HCl एज अ कैटलिस्ट और एज अ डाइजेस्टिव रिएजेंट यूज होता है हमारी स्टमक में। अगर ज्यादा एसिड प्रोड्यूस हो जाए तो भी हमारे लिए नुकसानदेह। तो एसिड का और पीएच का हमारी बॉडी में इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो हमारी बॉडी में अगर इतनी पीएच रहती है 1.5 से 4 के बीच में, तो हमारी बॉडी सही से काम करती है। पर इससे जरा सी आगे पीछे हो जाती है तो फिर हमें टैबलेट्स लेनी पड़ती हैं उसको नॉर्मल करने के लिए। तो ये पहला रोल हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम में। अच्छा, दूसरा आपको पता होगा, आप बायोलॉजी में पढ़ रहे होगे कि सॉइल की फर्टिलिटी आपकी वेरी कर जाती है। सॉइल का फर्टाइल होना बहुत जरूरी होता है अगर आप चाहते हो कि आपकी क्रॉप की ईल्ड ज्यादा हो। बायोलॉजी पढ़ रहे हो, बायो में शायद क्रॉप की ईल्ड के बारे में बात होता है। तो अगर आप चाहते हो किसी क्रॉप की ईल्ड ज्यादा हो, तो उस क्रॉप के सॉइल की पीएच 6.5 और 7 के बीच में रहनी चाहिए। अगर सॉइल ज्यादा एसिडिक हो जाता है तो फिर आपका क्रॉप की ईल्ड कम रहती है। ईल्ड को हिंदी में कहते हैं, क्या कहते हैं हिंदी में? उपज कहते हैं ना शायद। हिंदी की मुझे स्पेलिंग नहीं पता, पर वर्ड उपज होता है। ठीक है,
तो ये 2 एप्लीकेशन क्लियर हो गए। पीएच का इंपॉर्टेंस एक तो डाइजेस्टिव सिस्टम में कितनी होनी चाहिए 1.5 से 4 और हमारे सॉइल के लिए 6.5 से 7 के बीच में होनी चाहिए। अच्छा तीसरी, आपको पता है कॉपर के बारे में मैंने बताया था चैप्टर 1 में, कॉपर में रस्टिंग हो जाती है। तो इस रस्टिंग को हम कैसे सही कर सकते हैं? तो अगर हम कॉपर को एसिड में डिसॉल्व करते हैं, तो उसको हम फिर से नया जैसा देख सकते हैं। टार्निश का मतलब वो थोड़ा-सा ना उसका रंग उड़ गया है। समझ रहे हो? थोड़ा पुराना-पुराना हो गया, उसके ऊपर की सतह खराब हो गई है। तो क्यों होती है? क्योंकि उसके ऊपर एक बेसिक लेयर आ जाती है और बेस को हटाने के लिए आप क्या डालो? एसिड डाल दो। तो कॉपर का रंग या कॉपर की शाइन वापस लाई जा सकती है, अगर उसे एक प्रॉपर एसिड में डिसॉल्व करा जाए। तीसरा पॉइंट क्लियर है? मैं पॉज़ ले लेता हूँ, अगर आपको क्लियर है। तीसरा वाला क्लियर हो गया? और मैं प्लीज़ रिपीट करता हूँ, चैनल सब्सक्राइब और ये लाइक ज़रूर करते रहना वीडियो को। मुझे पता तो लगे तुम्हें चीज़ें समझ में आ रही है या नहीं आ रही। ओके। अच्छा चौथा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि अगर आपको हनी बी मधुमक्खी काट लेती है या फिर चींटी काट लेती है लाल वाली, तो वो आपकी बॉडी में एसिड डाल रही है। इस वजह से आपको इरिटेशन या दर्द होता है। तो बच्चों अगर वो हमारी बॉडी में एसिड डाल रहे हैं, तो हम क्या डालें जिससे हमें आराम मिल जाए? अगर हमें चींटी ने काटा है और उसने एसिड हमारी बॉडी में डाला है, तो हम किस तरह से अपने दर्द को कम कर सकते हैं? क्या डाला जाए हाथ पे फिर? जल्दी से सोचो, अगर वो हमारे हाथ में एसिड डाल रहे हैं, तो हम क्या डालें जिससे हमारा दर्द थोड़ा कम हो जाए? तो बच्चों अगर आप चाहते हो कि वो दर्द कम हो, तो इसमें आपको एक बेस डालना होता है, ठीक है ना? तो बेकिंग सोडा लगाया जाता है, बेकिंग सोडा लगा लेते हैं, अगर मधुमक्खी वगैरह काटती है तो सफेद कलर का एक चूरा लगाया जाता है, आपने देखा होगा। तो वो बेस होता है, तो वो एसिड को रिमूव कर देता है, ठीक है? तो ये याद रखना एसिड वाले दर्द के लिए हम बेस लगाते हैं थोड़ा-सा। अच्छा दाँत क्यों सड़ जाते हैं पता है? दाँत क्यों सड़ जाते हैं? दाँत के सड़ने के पीछे भी पीएच का रोल होता है। हमारे टीथ 5.5 की पीएच पर अच्छी तरह काम करते हैं, 5.5 पीएच पर, यानी ना ज़्यादा एसिडिक ना ज़्यादा बेसिक, ठीक है? थोड़ा-सा एसिडिक। अगर आपकी पीएच 5.5 से नीचे हो गई, तो जो टीथ के ऊपर व्हाइट कलर होता है, वो एनामेल की वजह से होता है और वो एनामेल करोड करने लगता है। देखा ना पीले-पीले हो जाते हैं दाँत, जंग लग जाती है, ऐसा लगता है जंग लग गई हो दाँतों में, करोड हो रहा है। तो ऐसा तब होता है, जब आप एसिड वाली चीज़ें खाते हो और दूसरा ऐसा कब होता है, जब आप लोग पेस्ट नहीं करते, क्योंकि पेस्ट में क्या होता है, बेस होता है। पेस्ट में एक एल्कली होता है जो पीएच को मेंटेन करता है। अगर हमारा दाँत ज़्यादा एसिडिक हो गया, तो हम पेस्ट करके उसे सही कर सकते हैं, इसलिए रेगुलरली पेस्ट करना चाहिए, वरना तुम्हारा दाँत सड़ जाएगा और उसके ऊपर जो एनामेल लगी है वो करोड कर जाएगी। तो बताओ 5वाँ एप्लीकेशन क्लियर है? सबको पता है ना दाँत सड़ जाते हैं, एसिडिटी की वजह से सड़ते हैं। तुम चीनी वग होता क्या है ना, हमारे जो ये बैक्टीरिया हैं, उन जो बैक्टीरिया दाँत को सड़ाता है, उसके लिए एसिड एक बहुत अच्छी जगह प्रोड्यूस करता है। ये बैक्टीरिया काम नहीं कर पा रहा था, पर जब एसिड बढ़ जाता है ना, तो उसका काम करना आसान हो जाता है। ठीक है ना? उसे तुमने एनवायरनमेंट दे दी, जिसमें वो और अच्छे से काम करता है। ऐसे में वो हमारी एनामल से रिएक्ट कर उसे करोड कर देता है। एक तरह की जंग ही लग जाती है दाँतों में। तो इससे बचने का सबसे अच्छा तरीका पेस्ट करना, क्योंकि पेस्ट क्या होता है? बेसिक होता है। तो एसिड से नुकसान को हटाना है, तो बेस हमने एक लगाना है। क्लियर हो गए पाँचों एप्लीकेशन? और आखिरी ये तुम्हारी बायोलॉजी में होता है। मेरे ख्याल से मैंने एस चाँद में शायद शायद बहुत साल पहले बायो की बुक में देखा था, एनारोबिक और एरोबिक रेस्पिरेशन। अब तो बायो से मेरा कुछ ऐसा लिंक नहीं रहा, पर बहुत साल पहले बायो में देखा था, जब मैं पढ़ता था। एनारोबिक और एरोबिक रेस्पिरेशन होते हैं। तो जब तुम भागते हो एकदम से और अचानक से पैर में दर्द हो जाता है या फिर किसी मसल में पेन होता है। अगर तुम 3-4 चक्कर बहुत तेज दौड़ो, तो एकदम से मसल में बहुत शार्प पेन होता है। तो वो पेन लैक्टिक एसिड की वजह से होता है। क्या होता है ना, जब
एनारोबिक, शायद विदाउट एयर वाला जो ऑक्सीडेशन होता है ना, एयर पहुंच नहीं पा रही मसल में, तो एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है और उस वजह से लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है, जो हमारी मसल में एक बहुत शार्प पेन प्रोड्यूस करता है। तो आपके साथ हुआ है ऐसा कि जब आप बहुत दौड़ के आओ और अचानक से बहुत तेज दर्द होता है ना, तो वो लैक्टिक एसिड की वजह से होता है। ठीक है ना? तो यहां तक किसी को कोई डाउट? क्लियर? सारी चीजें क्लियर हो गई? बताओ, आज के अभी तक के लेक्चर में कोई डाउट है? ओके, अगर डाउट नहीं है तो सबसे पहला क्वेश्चन जल्दी से मुझे बताएं, इसमें क्या आपका आंसर आ रहा है? द पीएच ऑफ गैस्ट्रिक जूसेस रिलीज्ड ड्यूरिंग डाइजेशन इज। जल्दी से इसकी पीएच का मुझे आंसर बताएं। क्या आंसर आ रहा है, जल्दी से बताएं। क्या चीज रिपीट करनी है, कौन सा वाला पार्ट रिपीट करना है? इसका आंसर है, देखो ये एसिड होता है, इसकी पीएच 7 से कम होती है। क्या रिपीट करना है? किस चीज को रिपीट करना है बताओ? ये वाला पार्ट, फैटिक मसल वाला। हमने इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच के 6 एग्जांपल देखे। पहला डाइजेस्टिव सिस्टम जिसमें एचसीएल का रोल होता है, दूसरा सॉइल की फर्टिलिटी, तीसरा हमने देखा कॉपर को हम एसिड में डालकर सही कर सकते हैं अगर कॉपर ने अपनी चमक खो दी है। चौथा हमने ये देखा कि अगर मधुमक्खी या लाल चींटी काटती है तो उसमें एसिड हमारी बॉडी में आ रहा है, तो उसके ऊपर बेकिंग सोडा लगाकर हम अपने दर्द से राहत पा सकते हैं, क्योंकि बेकिंग सोडा एक बेस होता है। पांचवा हमने ये देखा दांत सड़ने के पीछे वजह एसिड्स होते हैं। ठीक है, तो एसिड को न्यूट्रलाइज करने का तरीका है एक बेस डालो, तो मतलब रेगुलरली टूथपेस्ट करा करो, पेस्ट रेगुलरली करा करो। और आखिरी देखा कि जब आप एक्सरसाइज करते हो, खूब तेज दौड़ते हो, तो ऐसे में ऑक्सीजन मसल तक नहीं पहुंच पाती। एरोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, जिसमें लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है और उसकी वजह से आपको बहुत ज्यादा पेन महसूस होता है। ठीक है ना? तो भागने से दर्द नहीं हुआ, क्योंकि वो एनारोबिक रेस्पिरेशन में लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस हुआ, इसलिए दर्द बहुत शार्प होता है। क्लियर? अगला क्वेश्चन मुझे जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताएं, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या है? ये मैंने आपको जब पढ़ाया था तो मैंने आपको ये पूछा भी था। ये तो मैंने समझाया है आज की क्लास में, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर वेनिला एसेंस, क्योंकि ये मैंने आपको बताया था, ऐसे लोग जो देख नहीं पाते वो ना लिथमस, ना टर्मरिक, ना पेटूनिया लीव्स का केस समझ पाएंगे। वेनिला क्या होता है, वो आपका एसिड में अपनी स्मेल छुपा लेता है, बेस में छुपा नहीं पाता, तो इसलिए आप वेनिला एसेंस का यूज कर सकते हो। देखो ये मैंने ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर में पढ़ाया था और लिखा भी था, ये रहे। तो ये आपके ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स होते हैं, जो उन लोगों के लिए यूज करे जाते हैं जो बेचारे देख नहीं सकते। तो ये मैंने वेनिला एक्सट्रैक्ट का एग्जांपल दिया था और ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट भी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चले। क्वेश्चन नंबर, इसका आंसर है आपका क्वेश्चन नंबर 3, बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसिडिक इन नेचर?
ए बिल्कुल करेक्ट आंसर, क्योंकि आपको पता है लाइम जूस आपका एसिडिक नेचर का होता है, ह्यूमन ब्लड न्यूट्रल होता है, ये बेसिक होता है और ये भी बेसिक होता है। तो हमारा आंसर क्या है? लाइम जूस आंसर। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, जल्दी से इस क्वेश्चन को बताएं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड एंड बेस? डी ऑप्शन कह रहे हैं बच्चे। देखते हैं चलो। तो देखो, अगर आपकी पीएच ज्यादा होती है तो एसिड वीक होता है, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। अगर आपकी पीएच लो है, स्ट्रांग होता है बेस, गलत है। अगर आपकी लोअर है पीएच, वीक होता है बेस, ये आपकी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। ये हमने आज के सेशन में देखा भी था। देखो, जो बेसिक ज्यादा होते हैं उनकी पीएच 14-13 के पास होती है। जो एसिडिक ज्यादा होते हैं उनकी पीएच 0-1-2 के पास होती है। न्यूट्रल वालों की 7 होती है। ठीक है, तो ये हमने आज के सेशन में देखा भी था। क्वेश्चन नंबर 4 बताओ, जल्दी से 5th वाला बताओ कि जब दांतों को हमें टूथपेस्ट जो यूज करते हैं वो एसिडिक होता है, न्यूट्रल होता है, बेसिक होता है या करोसिव होता है? जल्दी से इसका आंसर बताएं। जी, बिल्कुल करेक्ट। मैंने आपको बताया था, जब आप एसिडिटी से बचने के लिए हम टूथपेस्ट करते हैं तो ये आंसर इसका बेसिक होगा। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 6, जल्दी से मैच द फॉलोइंग करें। लैक्टिक एसिड में कौन सा होता है? एसिटिक, सिट्रिक और ऑक्सैलिक। जल्दी से, ये हमने एग्जांपल्स देखे हैं, इनका आंसर कमेंट सेक्शन में जल्दी से शेयर करें। ए का फोर्थ बिल्कुल करेक्ट। लैक्टिक एसिड आपका मिल्क या दही में होता है, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर ए का फोर्थ है। ठीक है, ए का फोर्थ है। ओके, नेक्स्ट, एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड बी का सेकंड है। वेरी गुड। सिट्रिक एसिड बी का सेकंड नहीं, बी का सेकंड नहीं होगा, गलत बता रहे हो। एसिटिक एसिड बच्चों विनेगर को कहा जाता है। देखो, मैं आपको बताऊं, लैक्टिक एसिड तो आपने सही बताया दही में होता है, एसिटिक एसिड विनेगर को कहा जाता है, सिट्रिक एसिड लेमन होता है और ऑक्सैलिक एसिड टोमेटो होता है। ठीक है, तो याद रखो, जो आपका सिट्रिक एसिड है वो होता है लेमन में। विटामिन सी कहते हैं ना, विटामिन सी की कमी है तो जल्दी से आप लेमन खाओ। तो सिट्रिक एसिड लेमन में और एसिटिक एसिड आपका होता है विनेगर में। इसी तरह से टोमेटो में क्या होता है? ऑक्सैलिक एसिड। तो ये गलती अपनी सही कर लेना। कर्ड में होता है लैक्टिक एसिड। ठीक है, चारों ऑप्शन क्लियर हो गए? ओके। सिट्रिक एसिड ऐसे याद रखना, सी, विटामिन सी की कमी होती है तो खट्टी चीजें खानी चाहिए। सिट्रिक और लेमन, विटामिन सी से सिट्रिक और लेमन में होता है, इसलिए सिट्रिक एसिड लेमन में। कर्ड में लैक्टिक एसिड होता है, क्योंकि कर्ड और दूध एक चीज हो जाती है लगभग, मिल्क वाला ही, मिल्क से बनता है दही, तो लैक्टिक एसिड कर्ड। ठीक है, अच्छा जल्दी से बच्चों, ये आखिरी क्वेश्चन है आपका आज का।
ठीक है? तो इसको आप एज़ अ होमवर्क करें, ताकि मैं आज ये वाला जल्दी से कमेंट्स में आंसर लिख सको तो लिख देना, वरना ये आपका होमवर्क है। इनमें वीक एसिड कौन से हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड कौन से हैं, आपको कमेंट्स में चाहो तो अभी लिख भी सकते हो। ठीक है? तो आज हमने सॉल्ट्स हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास मेरी होती है, आपको पता है, मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे मेरे लेक्चर होते हैं। वेडनेसडे हो गया, हमने आज पीएच स्केल और इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ा और हमने देखा पीएच कैसे निकालते हैं, पीओएच कैसे निकालते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम सॉल्ट्स के बारे में पढ़ेंगे बच्चों, और हम कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे। कौन-कौन से? वॉशिंग सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कॉमन सॉल्ट, इन सब के बारे में हम नेक्स्ट क्लास, जो कि फ्राइडे 6:15 पीएम पर होगी, तब हम पढ़ेंगे। और आज की क्लास के अगर आपको नोट्स डाउनलोड करने हैं, तो आप इस ऐप पे ये नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना अगर अभी तक नहीं करा है, चैनल सब्सक्राइब करना और इस ऐप को डाउनलोड भी ज़रूर करना। बैच के बारे में आपको पता है बच्चों, 11th एंट्रेंस एग्जाम के लिए रेगुलरली क्लासेस हो रही है मेरी, और फिजिक्स की और मैथ की और बायो की भी। और इसमें आपको जो भी क्या कहते हैं, जो भी आपका नोट्स वगैरह है वो ऐप पर मिलता है। ये बैच एएमयू और क्लास 11th एंट्रेंस जो होता है ना, उसके लिए, बोर्ड्स के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम्हारा साइंस का पेपर आएगा ना, उसके लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। प्लस बच्चों, ऑफलाइन कैंपस आपको पता है, और अपनी कोई भी क्वेरी इस कॉन्टैक्ट नंबर पर आप बात करके पूछ सकते। तो दिस इज मानस खंडूजा। मेरे ख्याल से आज की चीजें समझ में आई होंगी। इन चीजों को याद रखना, जो आज मैंने इंडिकेटर पढ़ाए उनसे डायरेक्ट सवाल आता है बच्चों। प्लीज इस इंडिकेटर्स को याद रखना। ठीक है? ब्लू लिटमस, रेड लिटमस, मिथाइल ऑरेंज, फिनोप्थलीन, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स और एसिड बेस में फर्क। पीएच और पीओएच पढ़ाया मैंने। पीएच और पीओएच, किसकी पीएच कम होती है? जो एसिडिक होते हैं। और पीएच किनकी ज्यादा होती है? जो बेसिक होते हैं। तो ये हमने आज के लेक्चर में पढ़ा। मुझे उम्मीद है आपको चीजें समझ में आई हो, और बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया बच्चा आपने। आखिरी क्वेश्चन जो एज अ होमवर्क भी था, वो भी एक स्टूडेंट ने करेक्टली मुझे बता दिया कि ये आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये भी आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है, और ये भी आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है। ये तीन वीक होते हैं। ठीक है? तो बाय एवरीवन। नेक्स्ट क्लास होगी फ्राइडे। नेक्स्ट क्लास कब होगी? फ्राइडे 6:15 पीएम, जिसमें हम पढ़ेंगे सॉल्ट्स और कंपाउंड्स, कुछ इंपॉर्टेंट, उनकी रिएक्शन, प्रिपरेशन और यूजेस। तो नेक्स्ट क्लास सबने ज्वाइन करनी है। ठीक है? और कोई भी डाउट हो, आप नेक्स्ट क्लास में मुझसे इजीली पूछ सकते हो। ओके? तो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया? आपको पता है, ये बता भी दूं एक बार, सल्फ्यूरिक एसिड होता है H2SO4, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है HCl, और आपके ये दोनों, नाइट्रिक एसिड होता है HNO3। ये तीनों मिनरल एसिड होते हैं, इसलिए ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। और इनकी पीएच कैसी होगी? लो होगी। ठीक है? इसकी भी पीएच लो होगी, इसकी भी और उसकी। क्लियर? नेक्स्ट क्लास में जरूर आना फ्राइडे को। सॉल्ट्स और इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, इससे काफी स्कोरिंग टॉपिक है सॉल्ट्स आपका। तो ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। और प्लीज इस ऐप को डाउनलोड कर लेना, ताकि अगर आपको जो भी डेटा मैं पढ़ा रहा हूँ, जितने भी नोट्स हैं, आपके पास इजीली पहुंच जाए। तो इस ऐप को डाउनलोड आपने करने के लिए प्ले स्टोर से STPG एकेडमी ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हो। ओके? तो बाय बाय एवरीवन। मिलते हैं फ्राइडे 6:15 पीएम, जब मैं पढ़ाऊंगा सॉल्ट्स एंड इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। ठीक है? जो भी इंपॉर्टेंट कंपाउंड है।